हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिकल सॉल्यूशन पर, जहां अपने सेट रीट एलडीसी के लिए जो आपका जनरल साइंस के टॉपिक रहते हैं उनके बारे में अपनी स्टडी करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह हमारा टॉपिक रहने वाला है जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का। आज अपने पढ़ेंगे जनरल फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर सेकंड पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपने पढ़ेंगे रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन जो स्टेट है उसको बताने वाले जो नियम हैं विभिन्न प्रकार के, उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको रीट, RAS, RPSC के जो विभिन्न एग्ज़ाम हैं उनके अंदर जो जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस के जो टॉपिक्स हैं वो आपको यहाँ से प्राप्त होते रहें। तो बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है रूल्स टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पहले पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वह वास्तव में क्या होती है। कोई भी यदि अपने कहें कि आयन है, कोई भी आयन है, उस पे उपस्थित जो चार्ज है वही उसका क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है। जैसे Na+1 दिखा हुआ है, इट मीन Na की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे क्या है, आपकी +1 है। Na की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +1 है। यदि Cl- लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 रहने वाली है। इसी प्रकार से यदि कोई अन्य हमें ज्ञात करना हो, जैसे अपने को ज्ञात करना हो, आपको दिया हो H2SO4, तो यहाँ यदि अपने यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक के अंदर जो उपस्थित विभिन्न जो तत्व हैं उनको यदि उनके आवेश सहित हटा दिया जाए, जैसे यहाँ अपनी बात करें तो हाइड्रोजन +1 होता है और 2 है तो ×2 हो जाएगा, +X यदि सल्फर का हम यहाँ ज्ञात करना चाह रहे हैं, +4 × -2 = 0। यदि आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 + X - 8 = 0, जो कि क्या बन जाएगा, X - 6 = 0, या X = क्या हो जाएगा, +6। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो सल्फर है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +6 यहाँ रहती है। तो बढ़ते हैं इनके विभिन्न रूल्स की ओर। तो पहला नियम जो रहता है वह आपका क्या रहता है कि किसी भी मुक्त जो तत्व होगा उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा क्या होती है, 0 ली जाती है। कोई भी मुक्त यदि तत्व हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है, 0 रहती है। तो देखिए, जैसे अपने बात करें Fe हो गया, Na हो गया, इन सभी की जो ऑक्सीकरण अवस्था है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वह क्या रहेगी, आपकी 0 रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत से कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सीधा दिया जाता है, कोई भी एलिमेंट दे दे, फ्री एलिमेंट यदि उसने दे दिया, इसका मतलब है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। और यहाँ आपको एक बात और नोट करके विशेष लिख लेनी है, वो भी ध्यान रखना है। जैसे
आपको दिया हो S2, N2, O2, ये यदि तत्व दिए हुए हैं तो इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या रहती है, 0 रहती है। कल जो हमने लेक्चर किया था, पढ़ा था, उसके अंदर भी ये वाली बात हमने पढ़ी थी कि यदि कोई भी होमोएटॉमिक तो वहाँ पे भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 लेनी है, क्योंकि ये जो दोनों तत्व हैं उनकी En का मान या आपने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, 0 है। तो इसलिए यहाँ पे H2 जो है वो एक तत्व है। H2 यहाँ पे क्या है, तत्व के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जो उपस्थित एटम्स हैं वो क्या है, ओनली वन टाइप्स के एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वन टाइप के एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर। दूसरा जो रूल है वह ये कहता है कि ऑक्सीडेशन जो स्टेट है ऑफ ए अलॉय का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वह भी क्या रहता है, आपका 0 रहता है। तो देखिए, अलॉय का मतलब हो गया कोई भी मिश्र धातु, कोई भी यदि मिश्र धातु हम लेते हैं तो मिश्र धातु के अंदर भी जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वह क्या रहता है, आपका 0 रहता है। जैसे अपनी बात करें ZnHg, तो इस स्थिति में दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या रहता है, आपका 0 रहता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, कोई भी केमिकल बॉन्डिंग उपस्थित नहीं है। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, नो केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट, नो केमिकल बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एलॉयज। केवल मेटालिक जो है बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट रहती है। इसी प्रकार से यदि अपने कहें ZnCu का है तो वहाँ पे भी इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एलॉयज के अंदर तो वो क्या रहेगी, आपकी 0 रहती है। यहाँ विशेष बात आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी कोई एलॉय है वह Hg के साथ होता है या पारे के साथ जब कोई अपना एलॉय बनाता है तो उसको उसी धातु का अमलगम कहा जाता है, उसी धातु का अमलगम भी कहा जाता है। जैसे यहाँ आपने ZnHg पढ़ा है तो इसका मतलब है जिंक अमलगम इसको बोला जाता है। ये भी आपको साथ में छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से थर्ड रूल की ओर अपने यदि बढ़े तो तीसरा जो नियम रहता है वह यह रहता है कि कोई भी जो तत्व है वह यदि एक से अधिक प्रकार के अपर रूप दर्शाता है, एलोट्रॉप्स का मतलब हुआ अपर रूप, कोई भी तत्व एक से अधिक प्रकार के अपर रूप दर्शाता है तो वहां उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो भी क्या रहता है, 0 रहता है। जैसे अपनी बात करें कार्बन की, हम सभी को पता है कि कार्बन जो है वह 3 प्रकार के अपर रूप दर्शाता है, जिसमें डायमंड, हीरा, फ्लोरीन, फुलरीन व ग्रेफाइट, ये तीनों प्रकार के ये अपर रूप दर्शाता है। तीनों ही अपर रूपों में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वह क्या होती है, 0 होती है। इनके जितने भी अपर रूप हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। अर्थात कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होंगे उनकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगी वह क्या होगी, 0 होगी। इसी प्रकार से यदि अपने फॉस्फोरस की बात करें, चाहे वह रेड फॉस्फोरस हो चाहे वह वाइट फॉस्फोरस हो, तो यहाँ इनका भी जो है वह क्या रहेगा, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वह क्या रहने वाली है, आपकी
0 रहती है। इसी प्रकार से यदि अपनी बात करें सल्फर की, तो सल्फर चाहे मोनोक्लिनिक है चाहे ट्राइक्लिनिक है, यहाँ आपको ट्राइक्लिनिक सल्फर हो तो इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह क्या रहने वाली है, आपकी 0 रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, जो वीडियो है उसको लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ ये ध्यान रखना है आपको, जैसे अपने फास्फोरस की बात करें, इसका 0 रहने का जो रीज़न रहता है उसके पीछे भी आप थोड़ा देखें इसको। जैसे अपने फास्फोरस है उसको अपने लिखते हैं P4 रूप में ये मिलता है, और P4 में इसकी जो शेप रहती है वो टेट्राहेड्रल रहती है। टेट्राहेड्रल शेप के अंदर ये उपस्थित रहता है। तो ये ठीक इस प्रकार से ये चारों जो फास्फोरस हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहां ये AB बॉन्डिंग है, जहां AB बॉन्डिंग है जिसमें A इज इक्वल टू B है, अर्थात इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या है, सेम है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दोनों की सेम है। तो ऐसे केस में जो हमने कल लेक्चर किया था उसके अंदर भी पढ़ा था कि जब A और B के बीच में कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है तो ऐसी स्थिति के अंदर दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यदि सेम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह भी क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि यदि सेम एलिमेंट्स में बॉन्डिंग होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या रहती है, 0 रहती है। और यदि अपनी बात करें सल्फर के केस में, तो सल्फर के केस में S8 रहता है। तो S8 की स्थिति के अंदर हम देखते हैं कि ये इस फॉर्म के अंदर हमें एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी सेम ही रीजन रहेगा जैसे फास्फोरस में था। यहाँ पे भी A और B जो है वह बॉन्डिंग है और दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू अपने लिख सकते हैं सल्फर है। इसलिए यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। आज तक हमने केवल इसका रेटाफिकेशन किया हुआ है कि जो एलोट्रॉप्स हैं उनके अंदर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 रहती है, परंतु यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इनमें क्यों 0 रहने का रीज़न जो है वो हमने यहाँ क्लियर किया है। तो आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। अब नेक्स्ट जो बात आती है, ये विशेष नोट आपको ध्यान रखना है, एलॉयज जो होते हैं, एलॉयज में केमिकल बॉन्डिंग ना होकर मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और मेटेलिक बॉन्ड है सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का अट्रैक्शन होते हैं, और इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में मेटल है वो क्या रहता है, डिप रहता है, अतः ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 रहती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत सी बार पूछ लिया जाता है। जो एलॉयज होते हैं या आपने कहें कि जो आपके मिश्र धातुएं हैं, मिश्र धातुएं हैं, उनके अंदर केवल मेटालिक बॉन्डिंग हमें प्रेजेंट रहती है। वहां मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है, जो कि एक तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, अट्रैक्शन कह सकते हैं, फोर्स कह सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो मेटल होते हैं, मेटल क्लाउड जो बनता है
उसमें मेटल्स डिप रहते हैं, अर्थात मेटल जो क्लाउड बनेगा उसके अंदर मेटल जो है वो डूबे रहते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो रूल रहता है वह आपका है हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन अवस्था, या आपने कहें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसके लिए 3-4 प्रकार के केसेस जो हैं वह रहते हैं। पहला रहता है विद मेटल्स, हम कह सकते हैं केस फर्स्ट विद मेटल्स के साथ ये जो है हाइड्रोजन जो है वह ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है -1। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे सोडियम हाइड्राइड, तो यहाँ हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह क्या रहने वाली है, -1। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्राइड जो है वहाँ पे भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह क्या शो करता है, -1। अर्थात जब ये मेटल्स के साथ होगा तब ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। विद अदर एलिमेंट्स यदि अपने बात करते हैं, अन्य सभी के साथ जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। अन्य के साथ हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहने वाली है +1। तो देखिए H2SO4 है, के अंदर भी हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसी प्रकार से H2O जो है उसमें भी हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। नेक्स्ट जो रूल रहता है 5th नंबर, वो है ऑक्सीजन के लिए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। तो इसमें भी 4 तरह के केसेस हैं। पहला जो केस है वह रहता है जनरली जो है ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है। यदि कुछ भी नहीं कहा जाए तो आप इसको लेके चलेंगे, -2 ऑक्सीडेशन अवस्था इसमें आपको रखनी है। तो देखिए -2 जब होगी, जैसे एग्जांपल लें तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या आपने कहें सोडियम ऑक्साइड हो गया, या अपने कहें H2SO4 हो गया। ये सभी क्या हैं, सामान्य ऑक्साइड हैं। इनके अंदर सभी के अंदर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, -2 रहती है। फिर बात आती है परऑक्साइड की, केस सेकंड। जब ऑक्सीजन जो है परऑक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 रहती है। तो यहाँ देखिए जैसे अपनी बात करें H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन जो है -1 स्टेट के अंदर उपस्थित है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं सोडियम परऑक्साइड, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करेगा वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तीसरी जो बात आती है वो आती है आपकी सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन जो होता है वह -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में है और यहाँ 1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रहती है। अंतिम जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वह आती है आपकी O2F2 के अंदर। O2F2 के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वह आपकी +1 रहती है। इसी प्रकार से यदि अपनी बात करें केस 5 की, यदि अपनी बात करना चाहें तो अपने कह सकते हैं इन
OF2। तो OF2 में यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए, तो वह क्या रहने वाली है, +2 रहती है। तो ये सभी जो रूल हैं वन लाइन क्वेश्चन के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते रहते हैं। ये जो सुपर ऑक्साइड की बात है, चाहे पर ऑक्साइड की बात है, ये सभी क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं। फिर बात आती है रूल 6 की। छठा जो रूल आता है वह आता है आपका, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वे हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहते हैं। अपने पीरियडिक टेबल के अंदर यदि बात करें, फर्स्ट ए जो ग्रुप है जिसके अंदर आपके हाइड्रोजन हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, ये सभी जो तत्व हैं फर्स्ट ए समूह के जो तत्व हैं वे सभी +1 ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाते हैं। इसी प्रकार से सेकंड ए के जो तत्व हैं वे सभी क्या दर्शाते हैं, आपके +2 ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाते हैं। तो देखिए, जैसे इसका एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं NaH। तो यहाँ पे आपका जो है, आप यहाँ हाइड्रोजन को है इसकी स्थिति अपने पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ आपको सोडियम की जो ऑक्सीडेशन अवस्था रहेगी वो +1 रहेगी। हाइड्रोजन के केस में हमने पीछे पढ़ा है, हाइड्रोजन का जो केस है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं हाइड्रोजन के अंदर रहती हैं। हाइड्रोजन जो है मेटल्स के साथ हमने पढ़ा था -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, जबकि अदर के साथ ये +1 ऑक्सीडेशन अवस्था दर्शाता है। तो यहाँ आपको ये वाली बात ध्यान रखनी है। बचे हुए जो हमारे फर्स्ट ग्रुप के जितने भी तत्व हैं वो क्या दर्शाएंगे, आपके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। इसी प्रकार से सेकंड ए के जो तत्व होंगे जिसके अंदर बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप, रोए, ये जो तत्व रहते हैं ये सभी कंपाउंड फॉर्म के अंदर रहते हैं। तब ये क्या दर्शाते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। जैसे अपने बात कर लें बैरियम सल्फेट की, तो यहाँ बैरियम जो है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है। फिर बात आती है पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी ऑक्सीडेशन अवस्था की। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके अंदर ऑक्सीडेशन अवस्था की। पी ब्लॉक तत्व वे तत्व होंगे जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह पी उपकोष के अंदर जाता है। वे तत्व क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि आवर्त सारणी के अंदर ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक के जो तत्व हैं वे पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। इनके अंदर जो अंतिम वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल वह कोश होता है, वैलेंस कोश या अपने संयोजी कोश भी इसको कहा जाता है। संयोजी कोश वह कोश होता है जिसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह प्रवेश करता है। तो उसके आधार पे हमने n की वैल्यू निकाली जो पी ब्लॉक तत्व के लिए क्रमशः 3 से लेके 8 के बीच में इसका मान रहता है। ये विभिन्न जो तत्व दिए हुए हैं ये सभी तत्व आपके क्या हैं, पी ब्लॉक के तत्व दिए गए हैं। तो इनके लिए अपने देखते हैं ऑक्सीडेशन अवस्था। इनके लिए एक जनरल रेंज या अपने कह दें कि जनरल सूत्र बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सूत्र रहने वाला है। यदि आपने इसको याद कर लिया तो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये सूत्र क्या रहने वाला है आपका, n-8 to n तक जो भी पी ब्लॉक तत्व हैं वे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। जहां n-8 जो होता है, n जो होता है यहाँ पे वह आपका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन
वैलेंस जो शेल है में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो देखिए n-8 जो होता है वो आपकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, और जो n का मान होगा वह उसकी क्या रहेगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो देखिए जैसे अपने बात करें ग्रुप नंबर जो 14 है, 14 नंबर जो ग्रुप है उसके लिए, तो यहां आप देखेंगे यदि अपने 14 नंबर ग्रुप की बात करें यहां, तो यहां आप देखेंगे कि इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू जो है वो क्या है, 4 रहने वाली है। तो देखिए n का मान यहां पे 4 रहने वाला है। तो इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट जब अपने निकालेंगे 14th ग्रुप के लिए, तो क्या हो जाएगा, n का मान 4 है तो इस फॉर्मूले में अपने रखेंगे मान को, तो 4-8 से लेकर 4 तक इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था रहती है। तो क्या हो जाएगा, -4 से +4 तक ये जो समूह है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो यहां देखिए जैसे अपने बात करें 14 जो ग्रुप है उसके अंदर पहला ही तत्व आता है कार्बन। तो कार्बन की यदि अपने बात करते हैं तो कार्बन CH4 के अंदर -4 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करता है, जबकि यदि अपने CO2 की बात करते हैं तो यहां कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह क्या रहती है, आपकी +4 रहती है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसका मान x ले सकते हैं, प्लस ये सामान्य ऑक्साइड है तो -2 × 2, क्योंकि 2 यहाँ पे क्या है टोटल इसके अणु हैं, परमाणु उपस्थित है ऑक्सीजन के, तो ये 0 के बराबर होगा। तो x - 4 = 0 या x = +4 होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। यही ये फॉर्मूला प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पे आपका -4 से +4 तक ये ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसी प्रकार से यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये भी नोट आपको मैंने लगा के विशेष दिया है। ये जो सूत्र हमने दिया है ये एक सामान्य नियम को फॉलो करता है, सभी के लिए ये सही हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि +14 का ही तत्व है Pb। यहां देखें आप कहे शिवजी सुन पार्वती, Pb जो तत्व आता है ये भी ग्रुप 14 का ही तत्व है। इसके वैलेंस शेल में भी n का मान जो है वह 4 ही रहने वाला है, परंतु ये कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो नहीं दर्शाता। Pb जो है कभी भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता, क्योंकि Pb जो है वो क्या है, मेटल है। और सामान्यतः जो मेटल होते हैं वे कभी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए रहने वाली है, मेटल कभी भी नेगेटिव जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह प्रदर्शित नहीं करते। सामान्य परिस्थितियों के अंदर मेटल जो रहता है वह पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि ये हमेशा धन विद्युतीय तत्व होते हैं। इसी प्रकार से अपने यदि 15th ग्रुप की बात करें तो 15th जो ग्रुप है वहां पे n का मान जो है, n का मान जो है वो 5 रहता है। देखिए ये वाला जो ग्रुप है हमारा, यहां n का मान है वो 5 रहता है। तो इसी का जो पहला तत्व है वह है आपका नाइट्रोजन। उसके लिए अपने देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर हम यदि बात करना चाहें तो 2 तत्व लेंगे हम नाइट्रोजन के लिए भी, NH3 और HNO3। 2 जो यौगिक हैं हमने लिए हैं NH3 और HNO3।
तो उससे पहले अपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है n-8 टू n तक शो करता है, तो यहाँ n की वैल्यू 5 है, तो 5 - 8 टू 5 तक रहेगा। तो इट मीन्स -3 से +5 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रदर्शित करेगा। कौन? 15वां जो ग्रुप है वह है, जिसके अंदर नाइट्रोजन उपस्थित है। तो हमने NH3 के जो बात ली है, यहाँ पे X का मान या आपने कही नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह -3 रहने वाली है। जबकि बात यदि HNO3 की जाए तो यहाँ जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वह आपकी क्या रहती है? +5 रहती है। इसी प्रकार से 16वां जो ग्रुप आता है आपका, वहाँ N का मान, ये वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी संख्या क्या रहती है? 6 रहती है। देखिए ये 16th आपका ग्रुप है, या N की वैल्यू 6 रहती है। और इसी का तत्व जो है सल्फर जो है, इसके अपनी एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो देखिए हमारे पास दो तत्व हैं, एक तो H2S की, वह दूसरा जो हम मॉलिक्यूल लेंगे वह लेंगे हम H2SO4। क्योंकि हम मिनिमम व मैक्सिमम पे ही केवल बात कर रहे हैं, तो यहाँ n-8 टू n तक रहेगा। n की वैल्यू 6 है, तो 6 - 8 टू 6 तक रहेगा। तो ये -2 टू 6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह 16 जो ग्रुप है वह दर्शाता है। यहाँ H2S की बात करेंगे तो ये यहाँ जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वह क्या रहने वाली है? -2। जबकि H2SO4 की यदि अपने बात करें तो यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रहती है। इसी प्रकार से 17th ग्रुप की यदि अपने बात करें तो 17th ग्रुप जो है आपका हैलोजन वर्ग रहता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रहते हैं। तो इनमें N की वैल्यू जो है वह क्या रहती है? 7 रहती है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी वह क्या रहेगी? 8 - 7, 7 - 8 टू 7, तो -1 टू +7 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। तो यहाँ देखेंगे अपने, जैसे HCl की अपने बात करें तो यहाँ Cl जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। और इसी का ही दूसरा यदि अपनी उदाहरण लें IF7, तो यहाँ ये जो मान है वो +7 तक रहता है। तो इस प्रकार से 17 जो ग्रुप है, या आपने कहें कि जो हैलोजन ग्रुप है उसमें मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वह -1 रहेगी और मैक्सिमम +7 तक रहती है। फ्लोरीन जो होता है वह हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फ्लोरीन जो है वह मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसकी ऑलवेज जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वह क्या रहेगी? -1 ही ये दर्शाता है। बाकी सभी जो हैलोजन है वे अंतरा हैलोजन कंपाउंड जब बनाते हैं तब ये क्या कर लेते हैं? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में भी ले जा सकते हैं। फिर अंत में अपनी बात करते हैं कुछ ऐसे जो एलिमेंट्स हैं जिनका कुछ कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर विभिन्न प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्रदर्शित करते हैं, जैसे MnO4 है, Fe3O4 है, Pb3O4 है, H2SO5 जो है, ये सभी जो तत्व हैं ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे अपने पीछे निकाली है वैसे हम नहीं निकाल सकते। ये सभी ज़्यादातर क्या होते हैं? ये मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड्स होते हैं। इसकी वजह से इनको अलग मेथड से इनको निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ Fe3O4 है, इसको यदि हमने सीधे तरीके से, जिस तरीके से हमने पीछे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, तो वहाँ
जिसका भी अपने ऑक्सीडेशन ज्ञात कर रहे थे वह x मान रहे थे, 3 थे तो 3x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से अपने यदि सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है +8/3, जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करता है। वास्तव में ये क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड है, जिसके अंदर एक तो क्या है FeO है और एक क्या है आपका FeO3 है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है FeO के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट Fe की जो है वह आपकी +2 है, जबकि FeO3 जो है यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो फेरस की है वह आपकी क्या है +3 है। ये दोनों का मिक्सचर उपलब्ध रहता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, एक ही तत्व एक से अधिक प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है तो उसमें कम ऑक्सीडेशन स्टेट जब होगी वहाँ उसके साथ आपको अस शब्द को जोड़ना है, और ज़्यादा वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहाँ आपने इक शब्द जोड़ना है। तो ध्यान रखना है, जैसे यहाँ ये ऑक्सीडेशन अवस्था +2 वाली कम वाली है तो इसको अपने कहेंगे फेरस, जबकि यहाँ Fe की ऑक्सीडेशन अवस्था +3 है, अधिक है, तो हम कहेंगे फेरिक। ये फेरिक ऑक्साइड है, जबकि ये वाला फेरस ऑक्साइड कहलाता है। इसी प्रकार से MnTO4 है, ये भी आपका मिक्स ऑक्साइड है। ये MnO2 व MnO का मिक्सचर दोनों का उपस्थित है। तो यहाँ इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है MnO जो है वहाँ ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जबकि MnO4 जो है वहाँ Mn जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 रहती है। इसी प्रकार से Pb3O4 है, ये भी एक मिक्स ऑक्साइड है, जहाँ दो प्रकार के ऑक्साइड यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनमें पहला जो है लेड ऑक्साइड जो है, इसमें लेड की Pb की जो है ऑक्सीडेशन अवस्था +2 है, जबकि PbO2 जो है वहाँ इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था जो है +4 रहती है। अंतिम बात रहती है कैरोस जो एसिड है उसकी। कई बार सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कैरोस एसिड का सूत्र बताएं, तो आप रहेगा H2SO5। तो यहाँ X की वैल्यू यदि अपनी डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहें तो +8 आती है, जो कि सल्फर के लिए पॉसिबल नहीं होती। सल्फर के लिए ये पॉसिबल नहीं होती। यदि अपने सल्फर के लिए जाना चाहें तो पीछे देखिए, सल्फर जो है आपका 16वें ग्रुप में आता है। यहां देखें, सल्फर जो है वह आपका 16वें ग्रुप के अंदर आता है, और 16वें ग्रुप के अंदर अधिकतम, यहां देखें अपने, अधिकतम मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन अवस्था आ सकती है वह कितनी आ सकती है, +6 आ सकती है। तो यहाँ यदि अपनी बात करना चाहें तो +8 जो है ऑक्सीडेशन अवस्था इसकी संभव नहीं होती। तो पीछे वाले मेथड से यदि अपने देखना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होती। इसलिए इसके अंदर जो अपने को देखना पड़ेगा वह क्या देखना पड़ेगा, पर ऑक्साइड लिंकेज अपने को देखना पड़ता है। यहाँ ये वाला जो हाइड्रोजन है, सल्फर है, वो यहाँ इस प्रकार से उपस्थित रहेगा ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला जो लिंकेज है OOH वाला, ये पर ऑक्साइड लिंकेज उपस्थित रहता है। जैसे H2SO5 का जो अपने केस देखा है, कैरोस जो एसिड का केस हमने देखा है, उसमें ऑक्सीकरण अवस्था का मान, इसमें ऑक्सीकरण अवस्था का मान जो है वो संभव नहीं था, क्योंकि सल्फर जो है वह आपका कौन से वर्ग का है, 16वें वर्ग का है। ये हमने पीछे भी देखा है। उसमें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी हो सकती है आपकी, +6 हो सकती है, जबकि यहाँ कितनी बन रही थी, +8 बन रही थी, जो कि संभव नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या देखना है, पर ऑक्साइड लिंकेज देखना है।
अर्थात यदि कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट उस ग्रुप की हो सकती है उससे अधिक यदि ऑक्सीडेशन स्टेट आए, अर्थात ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट आए जो पॉसिबल नहीं है, तो वैसे कंडीशन के अंदर आपको क्या देखना है, परऑक्साइड लिंकेज देखना है। फिर आप परऑक्साइड लिंकेज को देखेंगे। तो यहाँ अंतर -2 का आता है क्योंकि -+6 तक यहाँ उपस्थित हो सकता है। बन कितना रहा है, +8 बन रहा है, तो -2 का अंतर आ रहा है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज कितना है, 1 परऑक्साइड उपस्थित है। तो जैसा ये केस था Cr2O5 जो है, CrO5 के अंदर यदि अपने देखना चाहें तो इसमें भी जो है +10 आता है, जो कि यहाँ पे Cr का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है वह +6 हो सकता है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये अंतर कितना आ रहा है, यहाँ सीधा देखने पे हमें पता चल रहा है कि +10 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए, परंतु वास्तव में इसकी ये शो करता है 6। तो यहाँ कितने का अंतर आया, 4 का। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 के मल्टीपल में यदि आते हैं, 2 होने पर 1 परऑक्साइड लिंकेज होगी, यदि 4 का डिफरेंस आता है तो आपके पास 2 परऑक्साइड लिंकेज होगी, यदि 6 का डिफरेंस आता है तो आपके पास 3 परऑक्साइड लिंकेज होगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये ट्रिक के माध्यम से आपको ध्यान रखना है। यदि ये बातें आपको याद रही तो अच्छे से आप जो है इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे अपनी बात करना, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत महसूस हो रही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें, ताकि आपके जो भी हैं उनको मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। और इस वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं केमिकल सॉल्यूशन 1181 टाइप करके, आप वीडियो को देख सकते हैं। इसी प्रकार की अन्य जो वीडियोस हैं, जनरल साइंस की जितनी भी वीडियोस हैं, उनको प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।